गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? कितना टाइम लगेगा क्लास चालू होने में? हो चुकी है क्लास स्टार्ट? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे आप लोग इतना इतना कमेंट क्यों करने लग जाते हो? 5-7 मिनट क्लास लेट हो जाती है तो भाई क्लास स्टूडियो में पहली क्लास बंद करने में, दूसरी क्लास स्टार्ट करने में टाइम भी लग जाता है, तो 5-7 मिनट का वेट रखा करो। 2 बजे की क्लास है तो समझ करो 2:08 2:09 पे स्टार्ट होगी, ठीक है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़का बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अब हम टाइम पास नहीं करते, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका आज नया एडमिशन होगा, तो वो बच्चे जिनका एडमिशन आज है या जिन्होंने कल लिया है तो वो प्रीवियस क्लासेस देख ले। जितनी भी बायोलॉजी की क्लास हुई, जितनी फिजिक्स की क्लास हुई है, ठीक है, तो वो प्रीवियस क्लासेस देख ले, ठीक है बच्चों? तो ऐसा ना हो कि आपको आज की क्लास पढ़ें तो आपको पहले का समझ में ना आए, तो पहले की क्लास देख ले। मैम माल्टोज ले रही है, हाँ मैं आलमंड खा रही हूँ। आलमंड खा रही हूँ तो आलमंड में कौन सा शुगर बताया था मैम ने? मैंने बादाम खा रही हूँ तो बादाम में कौन सा शुगर होता है? बादाम में होता है माल्टोज, ठीक है? चलिए मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच ममता। ओके, जय माता दी। विशाल, विपिन, गौरव, पूनम, प्रियंका, महेंद्र, राजकुमार, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गए। ओके, बहुत अच्छी बात है। मैम बायो को बहुत पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके, अभी तो स्टार्ट हुआ है बायो पढ़ना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। मैम आज ही ज्वाइन किया, पीडीएफ मिलेगी क्या? यस बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, फिर बहुत सारी बातें हो गई हैं। मेरा फर्स्ट लाइव क्लास आज है। ओके, जिन जिन का फर्स्ट लाइव क्लास है तो उन सबका वेलकम है साइंस स्पेशल बैच में। साइंस स्पेशल बैच है, इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैम 250 में मिल गया, मस्त पढ़ा रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पर हम थ्योरी के साथ साथ बच्चों फिर बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी इस बैच में, है ना? तो ये आपको बात ग्लैंड्स ग्लैंड्स के चैप्टर में बताऊंगी, जो बातें जो पढ़ाई नहीं है उसके ऊपर आप दिमाग ना लगाएं। चलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्या? आज मैंने आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले लिया वापस। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में आप इसको बोलते हैं पाचन तंत्र, राइट? अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर ले फटाक से, जल्दी से। हमने क्या पढ़ा है ना? चलो अब जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था आपका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। 5 मिनट में जल्दी से क्विक रिवीजन करो, जिससे आपको समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है? माउथ पढ़ा। माउथ में हमने 2 ऑर्गन पढ़े। माउथ में हमने पहला पढ़ा टीथ, जिसको दांत बोलते हैं, टंग जिसको जीभ बोलते हैं। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, और फूड पाइप का नाम होता है मैम ईसोफेगस। फूड पाइप कहाँ पर ट्रांसफर करती है? स्टमक में, पेट में। अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है हमारा? एस आई में जाता है। एस आई का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप छोटी आंत बोलते हैं। कौन सी आंत? छोटी आंत। इधर हमने माउथ में कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी थी। कितने टाइप की पढ़ी थी? 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड, ठीक है? ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट हुआ था? पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ था मैम, हमने कल पढ़ा था, राइट? उसके बाद खाना कहाँ आया? पेट में। पेट में कौन सी ग्रंथियां पड़ी थी? गैस्ट्रिक ग्रंथियां पड़ी थी, जठर ग्रंथियां पड़ी थी। अब आज हमें क्या पढ़ना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया था कि कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो मैम आज हमें स्टार्ट करना है किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो आज अपनी कॉपी में लिखिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में क्या लिखेंगे? छोटी आंत। 2 आंत होती हैं हमारे पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में। 2 आंतें होती हैं, एक होती है छोटी आंत एंड एक होती है बच्चों बड़ी आंत, ठीक है? देखो कैसे होती है। ये आपका माउथ वाला पार्ट है,
यहाँ पर आपका फूड पाइप होता है, और ये फूड पाइप क्या करता है, आपका खाना कहाँ लेकर जाता है, ये फूड पाइप आपका खाना लेकर जाता है कहाँ पर, स्टमक में। ये आपका पेट है, जहां से पेट खत्म होता है वहां से ऐसे आपकी आंत स्टार्ट होती है। ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत के चारों तरफ ऐसे बहुत बड़े, बहुत ज्यादा डायमीटर वाली एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ऐसे आपका ये कुछ, अगर आप रफ डायग्राम बनाना चाहो तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। आगे चलकर यहां से आपका एनस वाला पार्ट, तो ये आपका स्टमक वाला पार्ट, और स्टमक के बाद यहां से ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और ये इसके चारों तरफ रहती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, ये दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। तो ये आपका सबसे पहला, मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बच्चों, वो नाम में ही स्मॉल है, जबकि लेंथ में लार्ज से भी लार्ज होती है। क्या मतलब हो गया मैम कहने का? कहने का मतलब है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? आप क्या बताएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इसकी लेंथ होती है 6 से 6.25 मीटर, 6 से 6.25 मीटर की होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों वो सिर्फ 1 से 1.5 मीटर की होती है। वो कितने मीटर की होती है? 1 से 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, इनकी टोटल लेंथ कितना? अरे सब पढ़ाऊंगी यार, तुम लोगों ने इतना क्यों कर रहे हो? एक बच्चा बोल रहा है मैम मुझे साइंस स्पेशल 6 में केमिस्ट्री की क्लास नहीं मिली है। अभी हुई नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगी? आप रुकिए तो सही, सारा आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को मैं बहुत बार बोल बोल के थक चुकी हूँ कि कैसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो आप मेरे पे छोड़ दो। आप बस प्लीज करके चुपचाप बस पढ़ाई करते जाओ। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बच्चों, उसकी लेंथ होती है 6 से 6.25 मीटर की, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1 से 1.5 मीटर की होती है। तो मैम फिर आपने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला? भाई लंबाई तो ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन तो छोटी है, तो आपने फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कम होता है, उसका डायमीटर, उसका व्यास कम होता है। किसके कंपैरिजन में? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, और इसका डायमीटर होता है 1 इंच का, 1 इंच का। तो आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में तो बड़ी होती है, जबकि उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। किसके कंपैरिजन में? लार्ज इंटेस्टाइन के। इसलिए हमने इसको बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसको बोल दिया लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एक बार मैं इस डायग्राम को यहां से हटा दूं। अब बात आती है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इनके नाम आपको पढ़ने हैं। पहला है ड्यूडेनम, पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं इलियम। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पे आता है ड्यूडेनम, नंबर 2 पे आता है जेजुनम, जेजुनम, एंड नंबर 3 पे आता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। DJI ऐसे याद कर लो, DJI। ठीक है, अब कैसे होते हैं? तो एक यहां पर डायग्राम देखो आप, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका छोटी आंत है। ठीक है बच्चों, और इस छोटी आंत का जो ये वाला पार्ट है इसको एक यू बन रहा है, ऐसे एक यू बना है ना, इसको बोलते हैं आप ड्यूडेनम वाला भाग। फिर ये पूरी के बीच की वाली जो डक्ट है इसको आप बोलते हैं जेजुनम भाग, और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने वाला होता है और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे यहां से स्टार्ट होता है, तो इस पार्ट को बोलते हैं आप इलियम पार्ट। तो मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे ड्यूडेनम, नंबर 2 पे जेजुनम, एंड नंबर 3 पे इलियम। यहां से ऊपर आपका यहां से स्टमक होता है, यहां पर आपका क्या होता है बच्चों? पेट होता है। ओहो, ये कहां से ऑफ होगा?
हो गया मुझे। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। भरत, भरत बाहर देखो, कोई है, उधर जाओ, कोई है। भरत यार, इधर से ना, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडियो में, वहां से कोई जोर जोर से गेट नॉक कर रहा है, बोल रहा है भारत कुमार। हाँ आओ। ठीक है, तो देखिएगा जरा। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आप बताओगे? पहला भाग है हमारा पहला भाग जो है हमारा ड्यूडेनम है, दूसरा आपका जेजुनम है और तीसरा आपका इलियम है। इससे ऊपर आपका यहाँ पे स्टमक था, आप जानते हैं, इससे ऊपर स्टमक वाला पार्ट होता है और इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, इसको जेजुनम, इलियम। अब बच्चों एक मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, मैं अगली स्लाइड पे लिख के दिखाती हूँ। क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पढ़ेंगे, तो छोटी आंत के सामने 2 ग्रंथियां लिखवाई थी, 2 ग्लैंड्स लिखवाई थी। क्या आपको याद है कौन कौन सी लिखवाई थी? नंबर 1 पे लीवर लिखवाया था एंड नंबर 2 पे कौन सा लिखवाया था? पैनक्रियाज। रिमेंबर? याद है कुछ? मैंने कहा था कि हमारी छोटी आंत से 2 ऐसे अंग जुड़े हुए होते हैं जिसको यकृत और अग्नाशय बोलते हैं, जो ग्रंथि की तरह काम करते हैं, और ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों जूस बनाते हैं। तो अब हमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ऐसे अंग पढ़ने हैं, 2 ऐसे अंग पढ़ने हैं जिसमें से एक लीवर है और एक पैनक्रियास है। यहां पर आओ वापस। ये कैसे जुड़े होते हैं, यही ट्विस्ट है, ठीक है? यही छोटा सा आपका ट्विस्ट है, देखिएगा कैसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आओ, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लेकर आती हूँ, नीचे रखती हूँ। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। इस ड्यूडेनम के यहाँ पर एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है ऐसे नलियों की सहायता से, और इस ऑर्गन को बोलते हैं लीवर। कौन सा ऑर्गन? लीवर, यकृत। और यहाँ पर अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटाकर थोड़ा नाम नीचे लिखूं, यहाँ पर एक ऑर्गन जुड़ा हुआ और होता है जिसको बोलते हैं ऐसे लीफ के जैसा, पत्ते के जैसा, जैसे पेड़ का पत्ता होता है वैसे पत्ते के आकार का होता है, पैनक्रियास, अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। ठीक है बच्चों? और ये कौन सा भाग है? ये है हमारा डी वाला भाग। डी बोले तो ड्यूडेनम। मैंने बोला कि हमारी छोटी आंत से, आपको समझ में नहीं आया, एक बार वापस रिपीट करूं आज? कोई बात नहीं, देखो मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 2 अंग जुड़े हुए होते हैं। एक अंग जुड़ा हुआ होता है लीवर, एक जुड़ा होता है पैनक्रियास। और ये दोनों अंग किसकी तरह काम करते हैं? ये दोनों ग्रंथियों की तरह काम करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जिससे लीवर और पैनक्रियास कनेक्टेड होते हैं, जिससे अग्नाशय और यकृत जुड़े होते हैं? तो वो कौन सा भाग है? आपका आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम। बच्चों देखो, सबसे पहला खाना कहाँ खाया? माउथ में, फिर कहाँ गया? फूड पाइप में, फिर आया स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये एक पाइप चल रही, पाइप है ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, देखो ये पाइप है पूरा ऐसे। इस पाइप के अंदर खाना है, इस ड्यूडेनम वाले भाग में खाना है, यहां पर फूड है, ऐसे फूड। तो जैसे ही इस ड्यूडेनम में खाना आता है वैसे ही आपका लीवर और आपका पैनक्रियाज, ये दोनों बनाते हैं जूस, और अपने जूस को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? ड्यूडेनम वाले भाग में। मैंने कहा कि आपका पेट के बाद खाना छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आता है, और जैसे ही ड्यूडेनम में आता है तो कुछ देर के बाद आपका लीवर और आपका पैनक्रियाज, ये दोनों रस बनाकर कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? ड्यूडेनम में। नहीं समझ में आया? चलो एक डायग्राम बना के समझाती हूँ। इस चीज को यहां छोड़ दो, नहीं समझ में आया छोड़ दो इसको। यहां बोर्ड पे देखो, ये आपका लीवर है और ये आपकी नली है, और इस नली से ऐसे, और ये लीवर ऐसे आपका पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये पाइप वाला भाग कौन सा है? ड्यूडेनम।
और इस लीवर के यहाँ पर एक थैली जैसा ऑर्गन है और इस थैली जैसे ऑर्गन को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। और यहीं पर इस डक्ट से एक और ऑर्गन है जो लीफ जैसा है, उसको बोलते हैं पैनक्रियास। देखो इनका नामकरण करो आप। ये क्या है आपका लीवर जिसको यकृत, ये क्या है आपका गॉल ब्लैडर जिसको आप पित्त की थैली बोलते हैं, पित्त की थैली या पित्ताशय कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप पैनक्रियाज बोलते हैं, आप अग्नाशय बोलते हैं। और ये जो भाग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है, ड्यूडेनम। यहाँ क्या है बच्चों, खाना है, फूड है, जिस खाने में कुछ डाइजेस्टेड है कुछ अनडाइजेस्टेड है, कुछ पचित है और कुछ पचित अपचित है, जो हम कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर खाना है, जैसे ही यहाँ पर खाना आया तो यहाँ से इस लीवर ने कुछ जूस बनाया और ये जूस इस नली की सहायता से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, किस भाग में, ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम किसका भाग है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। वैसे ही पैनक्रियाज ने भी कुछ जूस बनाया और वो जूस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा भाग है जहां पर लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस ट्रांसफर करते हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे कि छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में लीवर और पैनक्रियाज अपना रस ट्रांसफर करते हैं, अपना जूस ट्रांसफर करते हैं। बच्चों मैंने ये नहीं बोला है कि लीवर में खाना जा रहा है, लीवर में खाना नहीं जाता है। वो बात अलग है कि लीवर को हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि लीवर बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा लीवर और पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है, मैंने ये नहीं पढ़ा है। बट खाना ड्यूडेनम में होता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और खाना जैसे आता है तो लीवर और पैनक्रियाज अपना जूस कहां ट्रांसफर करते हैं, ड्यूडेनम पार्ट में करते हैं। तो याद रखिएगा ड्यूडेनम पार्ट रिसीव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड आपका लीवर। यकृत और अग्नाशय अपना रस ड्यूडेनम भाग में डाल देते हैं। तो यही आपको पढ़ना है, यही अब आपको पढ़ना है कि क्या मतलब है इसका। अब हमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से दो ऑर्गन जुड़े हुए थे, पहला लीवर और दूसरा कौन सा, पैनक्रियाज। तो ये दोनों पढ़ने हैं। तो आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें लिखेगा ड्यूडेनम या ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम में एक नंबर दो। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए, छोटी आंत का पार्ट नंबर ए पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 1 दो इसको, ताकि आपको ना कंफ्यूज ना हो। आप देखो हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नंबर 1 ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में भी ए नंबर पढ़ रहे हैं हम, क्या बच्चों, लीवर। तो अब आप पढ़ोगे लीवर, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप क्या, यकृत। तो लिखिए लीवर, ठीक है लीवर, यकृत। सबसे पहला बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो, उस बायोलॉजी की शाखा को, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, टू स्टडी अबाउट लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी, इज नोन एज हिपैटोलॉजी। जब भी आप साइंस में हिपैटिक टर्म देखें, शब्द देखें, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब लीवर होता है। जैसे आप कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर लीवर को रख रखा होता है, बहुत सारे लोगों के लीवर को रख रखा होता है, तो वहां पर बाहर लिखा होता है हिपैटिक रूम। हिपैटिक का मतलब क्या है, लीवर। ठीक है, तो आपसे पूछे लीवर के बारे में स्टडी करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। लीवर एक ऑर्गन है, ऑर्गन की बेसिक यूनिट मैम सेल्स होती हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं मैम, सेल्स, कोशिकाओं से। तो जो लीवर में सेल्स होती हैं उनका नाम होता है हिपैटिक सेल्स। कौन सी सेल्स, हिपैटिक सेल्स। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लीवर की कोशिकाएं का नाम क्या होता है, आप बताएंगे हिपैटिक कोशिकाएं। वो कोशिका जो लीवर को बनाने में हेल्पफुल होती हैं वो हिपैटिक सेल्स होती हैं। अब बच्चों मैं इस हिपैटिक सेल के बारे में आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखवाऊंगी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो हिपैटिक सेल्स होती हैं इनमें हाईएस्ट रीजेनरेशन पावर होती है, इनमें हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है या पावर होती है। इसका मतलब क्या है, इनमें सबसे अधिक पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। पुनः निर्माण, वापिस बनने की,
कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि ये आपका लीवर है, इस लीवर को मैंने बीच में से चाकू से काट दिया, तो कुछ दिनों के बाद इधर वाला पार्ट भी एक नया लीवर बना देगा और इधर वाला पार्ट भी एक नया लीवर बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि जो लीवर के अंदर कोशिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा जल्दी रीजनरेट होती हैं, ये वापिस से बनने लग जाती हैं और वापिस से बनकर तुरंत टिश्यू बना देंगी और तुरंत क्या बन जाता है आप बताएंगे? आपका लीवर बन जाता है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। तो आप बताएंगे कि हमारे बॉडी में हिपैटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो सबसे जल्दी रीजनरेट हो जाती हैं। मतलब एक बारी में, मतलब उनमें बहुत जल्दी सेल डिवीजन हो जाता है, बहुत जल्दी वो डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड करके बहुत सारे टिश्यूज बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज बनाकर पूरा ऑर्गन वापस बना देती हैं। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अंग है जो वापस बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना लीवर 5%, 10%, 20%, 50% किसी को डोनेट कर सकते हैं। लीवर अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसको आप परसेंटेज में ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको 20% किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी को 40% तक अपना लीवर आप किसी को दे सकते हैं। जैसे मैंने अपना लीवर 40% किसी को दे दिया, मेरे में कितना बचा? 60%। कहने का मतलब मेरे में 60% में क्या बची? हिपैटिक सेल्स। और मेरी हिपैटिक सेल्स तुरंत डिवीजन स्टार्ट करेंगी, तुरंत विभाजित होना स्टार्ट करेंगी और बहुत जल्दी इनमें सेल डिवीजन होता है, बहुत जल्दी रीजनरेट होती हैं ये, और कुछ दिनों के बाद वापस बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। और कुछ दिनों के बाद कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 20 से 22 दिन के अंदर मेरा जो 60% लीवर था उसमें 40% और बन जाएगा और मेरा 100% लीवर वापस रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हमारी जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी वापस बन जाती हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको आप टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। लीवर को आप टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। जैसे अभी अमिताभ बच्चन जी का लीवर खराब हो चुका है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई एक लड़का है उनकी फैमिली में जिससे उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो वो अमिताभ बच्चन को अपना आधा लीवर देगा, तो आधा लीवर लगा देंगे उसमें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको लीवर के बारे में क्या याद रखना है? नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। लीवर के बारे में, जो लीवर होता है ना, वो आपका लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, हैवीएस्ट का मतलब है सबसे हैवी, सबसे बड़ा और सबसे हैवी। सबसे हैवी का मतलब है सबसे भारी, सबसे भारी आंतरिक अंग है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गया, जैसे पैनक्रियाज हो गया, जैसे हार्ट हो गया, है ना, इन सब में सबसे हैवी कौन सा? इन सब में सबसे हैवी और सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंटरनल ऑर्गन। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि वो कौन सा होता है? लीवर। ठीक है, इसीलिए आप इसको, लीवर एक ऑर्गन है, एक ग्रंथि की तरह भी काम करता है, इसीलिए कभी कभी बुक्स में इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग लिखा हुआ होता है। वो ये लिखा होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भी आपका आंसर क्या होगा? लीवर। क्योंकि लीवर जूस बनाता है, इसलिए आप लीवर को ग्रंथि की कैटेगरी में भी रख देते हैं। अब बात आती है कि मैम कितना लार्जेस्ट, कितना हैवी। तो लीवर का आप वजन लिख सकते हैं। जो लीवर है उसका वजन होता है बच्चों 1.5 टू 1.7 किलोग्राम। 1.5 टू 1.7 किलोग्राम लीवर का वजन होता है, 1.5 टू 1.7 किलोग्राम। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो लीवर है वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पढ़ा? क्योंकि लीवर एक जूस बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लीवर प्रोड्यूस्ड बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाता है? आप बताएंगे लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, जिसको आप पित्त रस बोलते हैं। देखो पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पर देखो, मैंने आपको लीवर का डायग्राम बनाया। यहाँ पर ये जो लीवर है बच्चों, ये एक जूस बनाता रहता है। इस जूस को बोलते हैं आप कौन सा जूस? आप इसको बोलते हैं बाइल जूस।
पित्त रस बाइल जूस। तो लीवर मैं आपको बता दूं 24 घंटे 24/7 24 घंटे लीवर बाइल जूस बनाता रहता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा जूस है जो 24 घंटे बनता रहता है हमारे शरीर में, आप बताएंगे वो बाइल जूस है। और जब ये बाइल जूस ज्यादा हो जाता है, जब ये बाइल जूस एक्सेस में हो जाता है, तो ये बाइल जूस जाके एक थैली में स्टोर हो जाता है। इस थैली को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लीवर जो जूस बनाता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखिएगा लीवर बनाता है और ये स्टोर कहाँ होता है बाइल जूस, तो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में एक्सेस बाइल जूस नहीं, आप आगे लिखो कि एक्सेस बाइल जूस जो होता है वो कहाँ, लीवर ने बाइल जूस बनाया और बाद में गोल ब्लैडर में क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट वाला मतलब ज्यादा अमाउंट वाला पित्त की थैली में या पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। अब बात आती है कि मैम कितना बनता है एक दिन में बाइल जूस, आप बताएंगे ऐसा कहा जाता है 700 to 800 ml पर डे बनता है, पर डे बनता है। बाइल जूस कितना बनता है, 700 से 800 ml पर डे बन जाता है। ठीक है, तो लीवर ने क्या बनाया बच्चों, बाइल जूस। और जूस बनाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है, एक्सोक्राइन ग्रंथि। बताया था ना पहली क्लास में कि जूस बनाने वाली ग्रंथि कौन सी, एक्सोक्राइन। तो लीवर कैसी ग्रंथि है मैम, एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है, एक बहिश्रावी ग्रंथि है। देखो मैंने बताया था बहिश्रावी का मतलब है जो अपना श्राव बाहर दे दे। इस स्लाइड में देखो लीवर ने बनाया बाइल जूस, इसने बाहर निकाल दिया, किस किस को दिया, जो ज्यादा है तो वो कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में, और बाकी का बाइल जूस कहाँ आ रहा है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मैंने क्या पढ़ाया, यहां पर देखो ध्यान से, मैंने पढ़ाया कि लीवर ने बाइल जूस बनाया, ये बाइल जूस जब ज्यादा बनता है तो स्टोर होता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस एक दिन में 700 से 800 ml पर डे बनता है। अब बात आती है ये किस कलर का होता है बाइल जूस, तो बाइल जूस का रंग होता है ग्रीन कलर। किस कलर का, ग्रीन, हरा रंग का। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई हरे रंग के पीछे कौन सा पिगमेंट होता है। यहाँ पे जब भी आप साइंस में कोई कलर देखोगे उसके पीछे पिगमेंट्स होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर के अंदर हरा रंग वाला कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो बाइल जूस को हरा रंग देता है। इसको मैं अलग कलर से लिख रही हूँ। तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। तो याद रखिएगा कि बाइल जूस का रंग हरा होता है, और बाइल जूस हरा होता है तो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से, तो बिलीवर्डिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का होता है। अब बात आती है कि ये बाइल जूस क्या करता है। भाई क्या करता है ये जूस, मैंने आपको पढ़ाया है कि जूसेस जो होते हैं वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, और फूड का ब्रेक डाउन ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। देखो पीछे की स्लाइड में चलो आप, यहाँ पर इसने बाइल जूस बनाया ऐसे बहुत सारा, जब ज्यादा है, जब ज्यादा है तो ये कहां पर आ गया, गॉल ब्लैडर में। बाकी का बाइल जूस कहां आ रहा है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या है, खाना। खाना क्या है, खाना किस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब इस खाने में क्या क्या खाया हमने, हमने इस खाने में कार्बोहाइड्रेट खाई, प्रोटीन खाई, फैट खाई। ठीक है बच्चों, तो इस 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं मेनली इस खाने में। तो यहां पर आओ कि ये बाइल जूस जब ज्यादा है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, बाकी का बाइल जूस कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। किस डक्ट की सहायता से, देखो एक नली बनाई है ना मैंने, ये नली, ये बीच वाली, इस नली का नाम होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिंदी में कोई नाम नहीं होता, हिपैटो पैनक्रियाटिक नली। नली, ये नली है, इस नली से ये नली लीवर और ड्यूडेनम से जुड़ी हुई है। तो आप बताएंगे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि लीवर ने जो बाकी का बाइल जूस है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर किया। किसके थ्रू, किसके थ्रू, किसकी सहायता से, आप लिखेंगे थ्रू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, नली, नली है ये।
वो नली जो लीवर और छोटी आंत से जुड़ी हुई है। तो अब जूस कहाँ आ गया? छोटी आंत में। अब आप सब जानते हैं छोटी आंत में खाना होता है, और खाने में क्या होता है आप बताएंगे मैम? खाने में होती हैं लिपिड्स। खाने में होती हैं लिपिड्स, जिसको आप फैट भी बोल सकते हैं। खाने में होती हैं वसा, और वसा जैसे तेल, जैसे घी, जैसे मीट खाया, जैसे चीज खाया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। ये सब फैट होती है, और फैट ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप में होती है, ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप में होती है फैट। तो इसके फैट के ऊपर आके गिरेगा बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करेगा? इन फैट को, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप हैं, उनको छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। और वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो फैट हैं उनकी छोटी ड्रॉप्स फैटी एसिड्स कहलाती हैं। कौन सी एसिड्स? फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल कहलाते हैं। फैट लिक्विड होता है, फैटी एसिड भी लिक्विड होती है। मैंने कहा था लिक्विड टू लिक्विड, दो लिक्विड का मिक्सचर इमल्सन कहलाता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन को हिंदी में पायसीकरण कहते हैं। और यहाँ पर ये किसने किया इमल्सिफिकेशन? बाइल जूस ने किया। और कितना परसेंट करता है? ऑलमोस्ट 90 to 95% जो फैट होती हैं उनको फैटी एसिड की फॉर्म में ले आता है। कौन? बाइल जूस। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो, मैं एक बार वापस समझाती हूँ। प्रीवियस क्लास देखोगे तो सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। मैंने कहा कि जैसे ही बाइल जूस छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, कौन सी नली की सहायता से? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से। तो छोटी आंत में आपने तेल खाया, आपने घी खाया, आपने मक्खन खाया, आपने चीज खाया, ये सब खाया आपने, तो ये सब आपकी छोटी आंत में है, और ये ड्रॉप की फॉर्म में होती है। अब फैट क्या होती है? ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। वो बड़ी बड़ी बूंदों में है। जैसे ही बाइल जूस आया तो उसने इसको इमल्सिफाई कर दिया, इसको पायशीकरण कर दिया, इसको तोड़ दिया छोटी छोटी ड्रॉप में। और फैट की छोटी छोटी ड्रॉप क्या कहलाती हैं? फैटी एसिड्स। किसने किया? बाइल जूस ने। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? लिपिड्स का या फैट का डाइजेशन करता है? बाइल जूस किसको पचाने का काम करता है? बाइल जूस लिपिड्स या फैट को पचाने का काम करता है। यही आप याद रखेंगे कि बाइल जूस का काम होता है लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, और ये फैटी एसिड्स आपको क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं। क्या देती हैं? आपको ऊर्जा देती हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने आज एक लीवर का फंक्शन पढ़ लिया, और लीवर का फंक्शन क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि लीवर क्या करता है बच्चों? लीवर मैम बनाता है बाइल जूस, और वो बाइल जूस क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। किसका? फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8.5। स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक की फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया लीवर के बारे में। ये हमने लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम आता है वो पढ़ाया है मैंने। बाकी लीवर के आगे भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाती जाऊंगी धीरे धीरे। तो लीवर देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। लीवर कौन से, मैं बताती हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। लीवर छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, कौन से पार्ट से? ड्यूडेनम वाले से। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? बिलीवर्डिन। बाइल जूस का पीएच वैल्यू 7 से 8 ही आप लिख सकते हैं, 7.5 to 8.5 के बीच में होता है। ये बाइल जूस जब ज्यादा बनता है तो कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, और बाकी का कहाँ आता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में किसको पचाने का काम करता है? फैट को। किसकी फॉर्म में? फैटी एसिड की। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम पथरी कैसे होती है? गाल ब्लैडर में पथरी कैसे होती है? बच्चों वो पथरी वाला पॉइंट हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डोंट वरी। कैल्शियम ऑक्सिलेट को पथरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वापस चलो स्लाइड पे। देखो यहाँ आओ आप। मैंने कहा था
कि लीवर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लीवर ने क्या बनाया कि बाइल जूस बना के यहाँ पर फैट थी, इसका डाइजेशन हो गया। अब हमें लीवर में आपका ड्यूडेनम में बी वाला पार्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, पैनक्रियास। ठीक है, देखो तो अब पढ़ते हैं हम कौन सा, पैनक्रियास। तो नेक्स्ट अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, पैनक्रियास। हम पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट पढ़ रहे थे डी वाला, डी में हमने एक कंप्लीट कर लिया लीवर। लीवर मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लीवर में अलग से पढ़ाऊंगी, लीवर के फंक्शंस लिखवाऊंगी एक दिन बहुत सारे। ये डाइजेशन में कैसे काम आता है भाई, जो चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से तो पढ़ेंगे हम, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, पैनक्रियास। कौन सा पढ़ेंगे, पैनक्रियास। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप पैनक्रियास बोलते हैं, जिसको आप अग्नाशय बोलते हैं। तो आप हेडिंग दीजिएगा अग्नाशय, पैनक्रियास, पैनक्रियास। चलो पैनक्रियास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पैनक्रियास की खोज किसने की थी। आप बताएंगे पैनक्रियास की खोज एक लैंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। लैंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने पैनक्रियास की खोज की थी। दूसरा पॉइंट बच्चों, जो पैनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब मैं पढ़ा चुकी हूं कि मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं, ऐसी ग्रंथि जो क्या बनाए, जो जूस भी बनाए, जो रस भी बनाए, जो एंजाइम भी बनाए और जो हार्मोन भी बनाए। ऐसी ग्रंथि जो जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों चीज बनाए, वो ग्रंथि क्या कहलाती है, वो मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, वो पैनक्रियाज है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो तीनों चीज बनाती है इसलिए। ठीक है, अब बात आती है कि पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, एक अंग है, और ऑर्गन्स किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। और आप सब जानते होंगे कि पैनक्रियाज भी एक अंग है, तो पैनक्रियाज भी किससे मिलकर बना होगा, सेल्स से बनकर बना होगा। पैनक्रियाज किससे कनेक्ट है, छोटी आंत से। इसकी स्ट्रक्चर, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, आप बताएंगे लीफ के जैसा है, जैसे पेड़ की एक पत्ती होती है वैसे होता है ये। ठीक है, ऐसा होता है, लीफ के जैसे आकार का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब बात आती है कि पैनक्रियाज में अगर सेल्स हैं तो ये कौन कौन सी सेल्स हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। सबसे पहली आती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरी आती है बीटा सेल, तीसरी आती है डेल्टा सेल, और चौथी आती है एफ सेल। पैनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। कुछ समझ में आ रहा है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं। ऐसा कहा जाता है, 2 एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हुआ परसेंटेज, तो मैं अलग। मोनू यादव तुम ना 3 दिन से कमेंट कर रहे हो कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ होते हैं, कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ होते हैं। भाई तुम पेशेंस तो रखो, मैं अपने आप बताऊंगी कहाँ पे होते हैं। तुम क्यों इतना बार बार कमेंट कर रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें आ रहा है क्या। मोनू यादव मैं तुम्हें आज लास्ट टाइम पर वार्निंग दे रही हूँ कि आप प्लीज इतना फालतू की यहाँ पे क्वेश्चंस ना करें। आपका क्वेश्चंस जेन्युइन है, बट आपका टाइमिंग बहुत गलत है पढ़ाने पूछने का। आप 3 दिन से लगातार कर रहे हो, मैं लगातार अवॉइड करती आ रही हूँ, क्योंकि जब मुझे सही टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ होते हैं। आपको अगर मेरे से ज्यादा ज्ञान है तो प्लीज आप इस बैच को क्विट कर दें और आप अपने हिसाब से पढ़ें। ठीक है, अगर आप टीचर से पहले चलना चाहते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब मुझे सही टाइम लगेगा बताने का तभी ही मैं बताऊंगी। ठीक है मोनू, आप
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एग्जाम में आया है। तो बच्चा वो कोलिफॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, यहाँ नहीं होते। मैं लार्ज इंटेस्टाइन मैंने करवाया नहीं तो मैं कैसे बता दूंगी पहले ही? तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या फिर? प्लीज आप टीचर पे ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है? मैंने पहली बार बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के 2 रूल हैं, पहला पेशेंस, दूसरा टीचर पे ट्रस्ट बना के रखें, फेथ रखें कि टीचर सही से पढ़ाएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? आप याद रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 90% बीटा सेल्स होती हैं, दूसरी में लिखा हुआ है कि 70% बीटा सेल्स होती हैं। आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, आप ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बीटा होती है बस, ठीक है? उसके बाद अगर इसको 90 माना है तो ये 5% में होती है, अगर इसको 70 माना है तो ये 20% में होती है, और ये दोनों यहाँ पर 2.5% में होंगी अगर आपने इसको 90 माना है तो। अगर इसको 70 माना है तो ये 5% में होंगी, ठीक है? 5% में। आप बस इतना अपने माइंड में याद रखो कि पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? सबसे ज्यादा बीटा सेल्स होती हैं। अग्नाशय में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? अग्नाशय में सबसे ज्यादा बीटा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा ध्यान से। मैंने बोला कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। पैनक्रियाज कैसी एक ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब है क्या? वो जूस भी बनाएगी, वो एंजाइम भी बनाएगी और वो हार्मोन बनाएगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैनक्रियाज में कौन कौन सी सेल्स हैं जो जूस बनाती हैं और कौन कौन सी सेल्स हैं जो क्या बनाती हैं? हार्मोन। ध्यान से सुनना, ये जो पैनक्रियाज में अल्फा बीटा डेल्टा होती हैं, ये तीनों मिलकर बनाती हैं हार्मोन। ये तीनों मिलकर बनाती हैं हार्मोन, और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पैनक्रियाज की वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं? अल्फा भी है, बीटा भी है एंड डेल्टा भी है, ठीक है? और ये जो एफ वाली होती हैं वो होती हैं, ये बनाती हैं, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर देखो, ये क्यों क्यों कहते हैं इनको एंडोक्राइन? क्योंकि ये किसका प्रोडक्शन करती है? हार्मोन का। अब अलग अलग हार्मोन, इससे ग्लूकागोन बनता है, इससे इंसुलिन बनता है, इससे बनता है सोमेटोस्टेटिन। अब हम यहाँ पर हार्मोन तो पढ़ नहीं रहे हैं, हार्मोन पढ़ने के लिए मैं अलग से एक एंडोक्राइन सिस्टम करवाऊंगी आपको, तब ये तीनों पढ़ाऊंगी। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कौन सी? एफ सेल। क्योंकि एफ सेल क्या बनाती है बच्चों? एफ सेल बनाती है पैनक्रियाटिक जूस। ये बनाती है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस, और इस रस के अंदर पाए जाते हैं क्या? एंजाइम। इसी के अंदर एंजाइम होते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया, एक लाइन में बता दूं आपको कि अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन बनाती हैं, हार्मोन बनाने वाली एंडोक्राइन होती है, जबकि एफ सेल जूस बनाती हैं और जूस में एंजाइम होती हैं, और जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? एक्सोक्राइन। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि पैनक्रियाज एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करती हैं, और वो ग्रंथि जो एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करती है वो क्या कहलाती है? वो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ठीक है बच्चों? इसीलिए मैंने बोला कि पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और यही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में वो कौन सी ग्रंथि है जो क्या बनाती है? जो बनाती है तीनों चीज, ठीक है? ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा डेल्टा नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चों? क्योंकि अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी। हम यहाँ पर आप कौन सी सेल्स लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एफ सेल्स। कौन सी सेल्स? एफ सेल। एफ कोशिकाएं। अब एफ कोशिकाओं ने क्या बनाया? एफ कोशिकाओं ने बनाया पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको आप हिंदी में अग्नाशय रस बोलते हैं। कौन सा रस? अग्नाशय रस। अब क्वेश्चन आता है कि जो अग्नाशय रस है वो कितना बनता है एक दिन में?
और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है आप बताइएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1 लीटर पर डे बन सकता है ये। इसका पीएच वैल्यू पूछे तो आप बताइएगा 7.3 टू 8.3 के बीच में होता है। स्लाइटली एसिडिक, वही उसके जैसा ही होता है, लीवर के जैसा ही। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस 1 लीटर पर डे तक बन सकता है। पीएच 7.3 से 8.3 के लमसम हो सकती है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें होते हैं एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। भाई मैंने बोला है जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम हैं, तो आप इनके नाम लिखिए। पैनक्रियाटिक जूस में नंबर 1 पे होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। तो पैनक्रियाटिक जूस में पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा है अमाइलेज, दूसरे एंजाइम का नाम है अमाइलेज। एक आपने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज माउथ में, और तीसरा यहाँ पर होता है बच्चों लाइपेज। लाइपेज कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इन्हीं तीनों के मिक्सचर को थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ होता है, उसी को आप जूस बोलते हैं। और कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। अब बात आती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज। यही आपका मेन क्वेश्चन बन रहा है यहां से। देखो बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के बताया। क्या, देखो पीछे की बैक स्लाइड में जाओ। मैंने बताया कि ये आपका पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज ने जूस बनाया और जूस बना के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में किया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में किया। ड्यूडेनम में क्या है मैम, ड्यूडेनम में मैम है खाना। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ खाना है। अब इस खाने में क्या क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है। अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प चाहिए। प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था अभी तक कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था, माउथ में हुआ था। किसने किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने। कितना परसेंट किया था, 70%। कार्बोहाइड्रेट को किसकी फॉर्म में लाया था, ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर दूसरा, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था, पेट में। किसने किया था, पेप्सिन ने। कितना परसेंट, 90%। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ था, छोटी आंत में। किसने किया था, बाइल जूस ने। किस में किया था, फैटी एसिड। कितना परसेंट, 90 to 95%। तो ये जो बचे हुए डाइजेशन है ये आकर कहाँ पर कंप्लीट होते हैं, अब यहाँ कंप्लीट होंगे। कहाँ पर, कहां पर, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे पैनक्रियाज। भाई पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है। पैनक्रियाज अपना जूस कहां डाल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब कुछ कहां चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये सब कुछ इस पार्ट में चल रहा है। इस पार्ट को क्या बोला था, ड्यूडेनम। ठीक है, इसमें चल रहा है। तो अब क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन करेगा बच्चों डाइजेशन किसका, प्रोटीन का। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। अमाइलेज एंड सलाइवरी अमाइलेज एक जैसे से नाम है, किसका डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शर्कराओं का। लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स, एल फॉर लाइपेज, लिपिड्स वसा का पाचन करता है। कुछ समझ में आया तुम लोगों को, ये प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का एंड ये लिपिड्स का। अब आइए एक एक। प्रोटीन का इससे पहले कहाँ पर डाइजेशन हुआ था, इससे पहले मैम प्रोटीन का हुआ था स्टमक में। स्टमक में, पेट में। स्टमक का मतलब क्या है, पेट में। किस में कन्वर्ट हुए थे मैम, पेप्टोन्स में हुए थे। ये आपने कहा था कि इनको पेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं। कितना परसेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 90%। कितना बचा, 10%। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है पेप्टोन्स की फॉर्म में कितने परसेंट में है, 10%। इसको कौन पचाएगा, आप बताओगे कौन सा एंजाइम पचाएगा, ट्रिप्सिन पचाएगा, ट्रिप्सिन। और इस ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इसको अमीनो अम्ल की फॉर्म में बदल देगा। और मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जब प्रोटीन किसकी फॉर्म में आ जाए, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, तो समझना प्रोटीन का क्या हो चुका है, कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो चुका है, कंप्लीट पाचन हो चुका है। पेट में तो स्टार्ट हुआ था या इनकम्प्लीट हुआ था, यहां पर छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में प्रोटीन का डाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट। अब दूसरा आइए कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीज़ें हैं उसका डाइजेशन कहाँ हुआ था? हमारे माउथ में हुआ था। इससे पहले माउथ में कितना परसेंट? 70%। किसकी फॉर्म में आई थी कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज की फॉर्म में आई थी। देन इस छोटी आंत के यहाँ पर ड्यूडेनम वाले भाग में एक एंजाइम और आया है पैनक्रियाज से जिसका नाम है अमाइलेज। ये क्या करेगा? 100% कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड कि जब आपका पूरा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाए तो समझना कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तीसरा, इससे पहले फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ था? छोटी आंत में। कौन सी जूस ने किया था? बाइल जूस ने। कितना परसेंट किया था? ऑलमोस्ट 90 to 95%। ठीक है। अब किस में कन्वर्ट हुआ था? फैटी एसिड में। अब क्या होगा? 100%, 100% एक एंजाइम, कौन सा? लाइपेज, इसको कन्वर्ट कर देगा किसकी फॉर्म में? ग्लिसरॉल की फॉर्म में। और मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ जाए क्या? फैट, तो आप समझना डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। किसका? फैट का, वसा का। तो अब आप क्या, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चल रहा होगा कि छोटी आंत का ड्यूडेनम वो वाला पार्ट है जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूर्ण तरीके से पाचन होता है। तो ये छोटी आंत मैंने ऐसे बनाई थी, अगली स्लाइड पे बना के दिखाती हूँ आपको कि ऐसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया था, ऐसे मैंने ये ड्यूडेनम दिखाया था। यहाँ मैंने कहा था लीवर होता है, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है पैनक्रियास। इन दोनों ने जूस बनाए और यहाँ पर फूड का क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट। सबसे पहले आपने कहा कि मैंने खाना खाया, और मतलब आपने न्यूट्रेंट लिए। न्यूट्रेंट लेने के बाद उसको पचाया, पचाने के बाद आप उसका क्या करवाते हो? एब्जॉर्प्शन। तो अब क्या चलेगा? अब्जॉर्प्शन चलेगा। अब क्या होगा? फूड का अब्जॉर्प्शन हो गया। भाई मैंने खाना खाया, खाना क्यों खाती हूँ मैं? एनर्जी लेने के लिए। और मुझे एनर्जी कब मिलेगी? जब मेरी सेल्स के पास वो जाएगा, और सेल्स के पास मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी तो मैंने खाया, पचाया, अब तो मैं क्या करवाऊंगी उसको? उसको क्या करवाऊंगी? अभी उसका अब्जॉर्प्शन करवाऊंगी मैं। ठीक है। तो आपका डाइजेशन वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है ना। चलो अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट। देखो इस पार्ट को नाम क्या दिया था? ड्यूडेनम। अब ये कौन सा पार्ट है? जेजुनम। कौन सा पार्ट है? जेजुनम। देखो ये ड्यूडेनम था, ये जेजुनम था। यहाँ फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है? ये जेजुनम है। ठीक है। ये क्या है? जेजुनम। ठीक है। अब क्या है? जेजुनम। अब याद रखिएगा यहाँ से पीछे से खाना आया है, और ये जेजुनम वाला पार्ट, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता। इसमें ना ही तो फूड का डाइजेशन होता, ना ही फूड का अब्जॉर्प्शन होता। ये एक ऐसी डक्ट बनी हुई है बच्चों, एक नली है। और ये जेजुनम क्या करता है? जो पीछे से खाना आया है, पीछे से कहाँ से आया? ड्यूडेनम में, उसको ट्रांसफर करता है कहाँ पर? इलियम वाले पार्ट में। तो आप याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम वो पार्ट है जहाँ पर ना ही तो पाचन होता है, ना ही पाचन हुआ, ना ही अवशोषण हुआ। ये तो क्या करता है? ये जो फूड आया है पीछे से उसको कहाँ ट्रांसफ़र करता है? इलियम में ट्रांसफ़र करता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें फूड का ना डाइजेशन होता है ना अब्जॉर्प्शन होता है? आप बताएंगे वो कौन सा पार्ट है? वो जेजुनम है। तो आप अपनी कॉपी में जेजुनम के बारे में क्या लिखेंगे? आप लिखना नाइदर डाइजेशन एंड नोर अब्जॉर्प्शन। नाइदर डाइजेशन, ना ही यहाँ डाइजेशन होगा, ना ही यहाँ पर फूड का अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब फूड का अवशोषण होगा। ठीक है बच्चों। तो ये जेजुनम, ये तो क्या करता है? जो खाना जेजुनम में था उसको कहाँ ट्रांसफ़र करता है? इलियम में। और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलियम के बारे में पढ़ेंगे। भाई ड्यूडेनम में तो खाने का पाचन हुआ, फिर ड्यूडेनम में जेजुनम में आया, जेजुनम ने कुछ नहीं किया,
उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास, इलियम के पास। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना चाहिए, किसके बारे में पढ़ना चाहिए हमें, इलियम के बारे में पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखिए यहाँ पर इलियम। ठीक है, चलो इस इलियम के बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस इलियम वाले पार्ट में होता है फूड का अब्जॉर्प्शन, क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है यहाँ पे। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि जब फूड का डाइजेशन हो चुका है तो अब क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। अब कैसे होता है, तो इस इलियम वाले पार्ट में कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी, इनको बोलते हैं उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं, जैसे फिंगर जैसी उभरी हुई संरचनाएं, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बोलते हैं, और इनका नाम होता है विलाय। इनका नाम होता है विलाय, या हिंदी में इनको विली बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विलाय कौन से सिस्टम का पार्ट है, आप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये विलाय कहाँ होती हैं, छोटी आंत में होती हैं। और छोटी आंत के कौन से पार्ट में होती हैं, इलियम वाले पार्ट में होती हैं। ठीक है, अब ये विलाय क्यों होती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया देती हैं। ये क्या देती हैं, फूड के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। एक मैंने ऐसी लाइन बनाई, एक मैंने ऐसी लाइन बनाई, आप सबको समझ में आ रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा किसके पास है, इसके पास। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है, तो इस बात के लिए आप यहाँ पर आओ, कैसे होता है। देखिए, इस विलाय के ये वाला पार्ट है, जब यहाँ पर कुछ खाना आएगा, यहाँ पर खाने का मतलब है डाइजेस्टेड फूड आएगा, तो ये फूड हो जाएगा आपका स्टोर फूड। ये फूड आपका स्टोर फूड बन जाएगा, या ये आपका रिजर्व फूड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिजर्व फूड, जिसको बोलते हैं आप संग्रहित खाना। जिसको क्या बोलते हैं आप, संग्रहित खाना। नहीं समझ में आया, मैंने कहा जो डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ आई होंगी, स्टोर फूड की फॉर्म में, रिजर्व फूड की फॉर्म में। जो खाया है वही तो अब वही तो पचेगा, और जो पचेगा वही तो स्टोर होगा। अब ये स्टोर फूड में क्या क्या हो सकता है, इसमें कुछ अमाउंट में होंगे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, कुछ अमाउंट में होगा क्या आपका ग्लिसरोल, क्या होगा, ग्लिसरोल होगा, और सबसे ज़्यादा होगा ग्लाइकोजन। अब अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ी है मेरी क्लास, तो उसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन क्यों होगा। ग्लाइकोजन किससे बना था, कार्बोहाइड्रेट से। और पहली क्लास में ही बताया था सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो भाई जो ज़्यादा खाया वही तो ज़्यादा पचा, जो ज़्यादा पचा वही तो ज़्यादा स्टोर हुआ। तो सबसे ज़्यादा क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर फूड क्या हो गया, ग्लाइकोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी में स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, मानव का संग्रहित खाना किस फॉर्म में पाया जाता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और हुआ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन, विलाय में। विलाय कहाँ होती है, इलियम में। इलियम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाना आया वो स्टोर हो गया बच्चों। यहाँ पर जो खाना है ग्रीन वाला, ये खाना अब जाता है आपका आगे। आगे कहाँ, तो इलियम के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। और ये बड़ी आंत में जाने के बाद बनता है आपका वेस्ट फूड। वेस्ट फूड का मतलब है ये अपशिष्ट पदार्थ बन गए हैं, और इनको क्या करना है, इनको हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो याद रखिएगा, ये स्टोर हो गया डाइजेस्टेड फूड, बाकी का जो बचा वो अब गया बड़ी आंत में। कैसे, नहीं समझ आया, देखो
ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट इलियम था, इलियम में जो स्टोर हुआ वो स्टोर हो गया। अब यहाँ से आपकी ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका बड़ी आंत है ना। तो इलियम के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में ही तो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन बना, नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप बोलेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि बड़ी आंत नाम में बड़ा पर दर्शन छोटा, कहने का मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, कम। तो लिखिएगा, पहले ये बताओ कि तुम लोगों को समझ में आया है ना ये चीज कि कहाँ पर कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ था, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को। हाँ, देखो लार्ज इंटेस्टाइन के दर्शन छोटे हैं, कहने का मतलब इसकी लेंथ क्या है, छोटी। कितनी होती है, 1 से 1.5 या 1 से 1.25 मीटर की होती है, जबकि इसका डायमीटर अप्रोक्स 3 से 3.5 इंच का होता है। जब इसका डायमीटर ज़्यादा है, देखो जब इसकी मोटाई ज़्यादा है, तो मैंने इसको नाम क्या दिया, लार्ज इंटेस्टाइन दिया। क्या नाम दिया मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन दिया। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होती है। उसका डायमीटर, स्पेलिंग गलत होगी, डायमीटर, उसका डायमीटर 3 से 3.5 इंच का होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स थे वैसे ही 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। कौन कौन से, तो ज़रा लिखिएगा। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 पे सिक्कम, नंबर 2 पे कोलोन, कोलोन एंड नंबर 3 पे रेक्टम। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। वहां कौन कौन से थे, ड्यूडेनम, जुजुनम, जेजुनम एंड कौन सा था, इलियम। बड़ी आंत के सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। देखो बच्चों, सिक्कम कौन सा होता है, जहां इलियम खत्म हुआ इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिक्कम वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सिक्कम। ये जब पूरा एक राउंड घुमा के आता है तो इस राउंड वाले कुंडलियों को बोलते हैं कोलोन भाग, कोलोन। और ये जो लास्ट में आके जहाँ पर वेस्ट फूड स्टोर होता है, इसको बोलते हैं रेक्टम वाला पार्ट। और इस रेक्टम से यहाँ एनस जुड़ा हुआ होता है, आपका गुद्दा लगा हुआ होता है, एनस जुड़ा हुआ होता है। मैंने बोला बड़ी आंत के 3 भाग हैं, पहला सिक्कम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इस सिक्कम में क्या होता है। इस सिक्कम में जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आया तो इस सिक्कम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ऐसे लटका रहता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो कोई काम की नहीं है बट आज भी हैं। कौन सा, अपेंडिक्स। ये आपका यहाँ पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, बड़ी आंत में होता है, पहले ही लिखा चुकी हूँ। और हाँ, कोलोन सबसे बड़ा होता है, ब्रिजेश यादव यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सिक्किम में ऐसा खाना आया जब आप बंदर थे, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बहुत एक्टिवेट था। आपने घास फूस खाया तो यहाँ आके इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम निकलते कि वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम इस घास फूस को पचा देते। तो अब हम बंदर तो है नहीं, हमने घास फूस खाया नहीं, तो अब क्या हुआ, अब हमारा ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, बट है आज भी। कहाँ है, बड़ी आंत में, किस भाग में, सिक्कम में। तो वो ऑर्गन्स जो आज भी हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, अवशेषी अंग। ये अवशेषी अंग बन गया है, किसी काम का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, धीरे 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 अपेंडिक्स खत्म हो जाएगा। कभी कभी आपको अपेंडिक्स में दर्द उठता है ना, कभी कभी आपको अपेंडिक्स में दर्द उठता है। कैसे उठता है दर्द, आपने जो खाना खाया है, अगर उस खाने में कोई आपने टॉक्सिक एलिमेंट खा लिया, कोई भी आपने अपशिष्ट पदार्थ
अपशिष्ट पदार्थों के अंदर कोई भी आपने पीछे से खाया हुआ खाना जिसके अंदर कोई हार्मफुल एलिमेंट्स खा लिए, तो वो हार्मफुल एलिमेंट आकर धीरे 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 इस अपेंडिक्स की मसल्स में ऐसे जम जाते हैं। वो हानिकारक पदार्थ ज़्यादा आएंगे तो आपका ये जो ऑर्गन्स है, ये आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, धीरे 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 इसके अंदर आपको दर्द होना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे दर्द होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा कि आपकी अपेंडिक्स फूल गई है, आपकी अपेंडिक्स में टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा जम गए हैं, तो अब आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन करेंगे और वो ऑपरेशन करके क्या कर देंगे, इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट के बाहर निकाल के डस्टबिन में फेंक देंगे। टॉक्सिक एलिमेंट क्या है, जैसे आपने खाया तेल घी ज़्यादा, वो पचा नहीं तो वो यहाँ आकर जम गया। जैसे स्पाइसी फूड, जैसे आपके जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आकर यहाँ पर फंस जाती हैं। बाद में डॉक्टर इसको काट के बाहर फेंक देगा, कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बना, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपेंडिक्स कहाँ होता है, आप बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, सिक्कम में। तो सिक्कम से एक ही क्वेश्चन अच्छा बना जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बाकी का यहाँ से जो खाना है वो कहाँ जाएगा, कोलोन वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट बना, नेक्स्ट बना हमारा कोलोन। तो नेक्स्ट लिखिए कोलोन, नेक्स्ट पार्ट लिखिए कोलोन। आइए, ठीक है, कोलोन। मेरे को हो सके तो फ्री रखना, रवि हो सके तो मुझे कल फ्री रखना, मुझे कुछ काम है तो देख लो। वैसे तो अंकुर सर है, कल फिजिक्स लग जाएगा इधर सारे में। अंकुर सर हाँ जी, देखिए तो अब देखिए कोलोन पार्ट। तो इस कोलोन वाले पार्ट के बारे में एक पॉइंट तो ये याद रखना कि ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, किसका है लार्जेस्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब मोनू यादव जी आप आइए यहाँ पर। मोनू यादव जी को बहुत तड़प मच रही थी, वो पूछ रहे थे कि मैम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, कोलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है बच्चों, कि कोलाई फॉर्म, वैसे तो ये कोलीफॉर्म नहीं होता है, कोलाई ऐसा लिखा जाता है, कोलाई फॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, पहली बात तो ये जो मैंने यहाँ से ऐसे बनाया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये जो कोलोन वाला पार्ट है, इस पार्ट में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है बच्चों, देखो अंदर की साइड ऐसे छोटी 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 डक्ट बनी हुई होती है, नली बनी हुई होती हैं। तो जैसे ही यहाँ से ऐसे डाइजेस्टेड फूड जा रहा है तो उस डाइजेस्टेड फूड में से पानी को सक कर लेती हैं, पानी का अवशोषण कर लेती हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, आप बताइएगा। पानी का अवशोषण कोलोन भाग में होता है, यहाँ पर पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि फूड का अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, पानी का अवशोषण कोलोन पार्ट में। तो कोलोन का पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पर ना बहुत सारे कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं, इस वाले पार्ट में बहुत सारे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं।
कोलीफॉर्म जीवाणु होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, नाम क्या है उनका, तो एग्जाम्पल में नाम देना चाहूँ तो ई कोलाई, जिसको एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन से बैक्टीरिया? एस्चेरिया कोलाई। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? ई कोलाई जीवाणु। एस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई जीवाणु, ये जीवाणु जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड में पाए जाते हैं, मतलब खाने में पाए जाते हैं, जो पच के आया है उसमें मिल जाते हैं ये। जैसे ही पीछे से क्या आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इस पार्ट में क्या आया था? डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर क्या आया? डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है? पचित खाना। भाई वो खाना जो स्टोर नहीं हुआ और जो डाइजेस्टेड है, पचित खाना कहलाता है। ठीक है, वो आया। इस खाने के अंदर बैक्टीरिया पनप गए, बहुत सारे बैक्टीरिया लग गए, और जैसे ही बैक्टीरिया लगते हैं इस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, सड़ाने गलाने का काम करते हैं। और सड़ाने गलाने के बाद ये बन जाता है वेस्ट फूड, ये बन जाता है अपशिष्ट पदार्थ, जिसको आप बोल सकते हैं फीसिस। फीसिस नाम होता है मल। मल का मतलब है खराब खाना या अपशिष्ट पदार्थ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे ही यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड आया, उस डाइजेस्टेड फूड को, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं, उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और सड़ाने गलाने के बाद वो मल बन जाता है, वो फीसेस बन जाता है, वो वेस्ट फूड बन जाता है। अब मैम ये बैक्टीरिया इतने हेल्पफुल क्यों बन रहे हैं हमारे लिए? इस इंसान, इस दुनिया में कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता, है ना? कोई किसी को फ्री में मदद नहीं करता, तो बैक्टीरिया भी कैसे करेंगे? मतलब अपना फायदा ढूंढते हैं। तो इन बैक्टीरिया का भी फायदा है भैया। क्या फायदा है? जैसे हर इंसान अपना फायदा ढूंढने के लिए किसी की हेल्प करता है, वैसे हर बैक्टीरिया भी हर बैक्टीरिया भी अपना फायदा ढूंढता है। अब कल मेरी क्लास नहीं, कल फिजिक्स की क्लास है। मेरी क्लास कितना पढ़ोगे? बायोलॉजी, फिजिक्स भी तो पढ़ो। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया क्यों बदलते हैं डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में? क्योंकि ये बैक्टीरिया खाते हैं इस वेस्ट फूड को, इनका खाना होता है। बैक्टीरिया क्या खाते हैं? वेस्ट फूड या फीसिस या अपशिष्ट पदार्थ। बट इन बैक्टीरिया के शरीर में दो विटामिन बनते हैं। कौन कौन सा? पहला है विटामिन के और विटामिन B12। विटामिन के एंड विटामिन B12। नहीं समझ में आया? इस बैक्टीरिया को हमने दिया वेस्ट फूड। भाई वेस्ट फूड हमने नहीं दिया, हमने तो डाइजेस्टेड फूड दिया, इसने कन्वर्ट कर लिया वेस्ट फूड में, सड़ा दिया, गला दिया उसको। ठीक है, और क्यों गलाया? क्योंकि ये बैक्टीरिया खाते हैं किसको? वेस्ट फूड को। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या बना? विटामिन के और विटामिन B12। और ये बैक्टीरिया हमें क्या देते हैं? विटामिन के एंड विटामिन B12। ये हमारे बॉडी में विटामिन के आ गया, विटामिन B12 आ गया, हमने इसको खाना दे दिया। इसका भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो साइंस में जिसमें दोनों का फायदा हो, वो रिलेशन कहलाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन से रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं सहजीवन संबंध। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज कहाँ होते हैं? आप बताओगे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में। कौन से? मेनली एस्चेरिया कोलाई। क्या खाते हैं? वेस्ट फूड। बदले में क्या देते हैं? विटामिन B12, विटामिन के। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब हमारी कोलोन वाले पार्ट में क्या आ गया? फेसिस आ गया, मल आ गया, वेस्ट फूड आ गया, अपशिष्ट पदार्थ आ गया। किस पार्ट में? कोलोन वाले पार्ट में। अब ये कोलोन से कहाँ जाएगा? अब ये कोलोन से जाएगा, कोलोन के बाद कौन सा पार्ट है? अभी तो बनाया ऐसे, देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन के बाद ये कौन सा पार्ट है? ये है रेक्टम। रेक्टम। और इस रेक्टम से नीचे की साइड बनता है आपका एनस। ठीक है, तो अब ये फेसिस कहाँ पर आया? इस रेक्टम में। और रेक्टम में कुछ देर के लिए ये स्टोर होता है। यहाँ पर वेस्ट फूड क्या होता है? वेस्ट फूड स्टोर होता है, संग्रहित होता है, और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? उसको बाहर निकाल दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनस, गुद्दा की सहायता से। किसकी सहायता से? गुद्दा की सहायता से। किसकी सहायता से? गुद्दा की सहायता से। और मैंने कहा था पहली क्लास में कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ। कहाँ ख़त्म होता है? एनस।
तो क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया? आप बताओगे यस हो गया। यस, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। कौन कौन सा? आपका सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन होता है, जेजुनम ट्रांसफर करता है, इलियम स्टोर करता है कहाँ पर? विलाई में। देन आप बताओगे कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स से खाना होता हुआ उस नली से कोलोन में जाता है। कोलोन में क्या होता है? कोलोन में बच्चा आपका बैक्टीरिया उस डाइजेस्टेड फूड को मल में बदलते हैं। ठीक है, और फिर कोलोन से रेक्टम में क्या होता है? स्टोर होता है, देन एनस के थ्रू आप रिमूव कर देते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि पेट में HCl से कौन सी लेयर बचाती है? बच्चों, पेट के अंदर ऐसे HCl के यहाँ पर अंदर की साइड एक लेयर होती है जिसको श्लेष्मा परत, जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, ये बचाती है। श्लेष्मा परत HCl से बचाती है, HCl से जलने से बचाती है हमें, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो हमारा पेट जल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका म्यूकस लेयर बेसिक प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और एसिड HCl क्या है? एसिड, एसिडिक। तो एसिडिक प्लस बेसिक मिलेगा तो वो न्यूट्रल होता जाएगा। तो हमारे पेट को जलने से बचाती है श्लेष्मा परत, श्लेष्मा झिल्ली, जो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाने में डाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे आप। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका कल और परसों आपकी 2 दिन फिजिक्स की क्लास होगी, देन वापस हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वो यहाँ पे नहीं, अजय कुमार वो यहाँ पर काम का नहीं है, कैसी नेट जहाँ होगा वहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। येलो कलर किसकी वजह से होता है? बिली रूबिन की वजह से होता है, बट लूज मोशंस के टाइम पर बिली वर्डिन ज़्यादा बनता है, तो ग्रीन कलर के लूज मोशंस बच्चों को लग जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ें, इसकी PDF मैं अपलोड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।